वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिप्रा मिश्रा आपके पेडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में आपके टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव पर आज अपना लेक्चर दूंगी। शिक्षण लक्ष्यों का वर्गीकरण। जैसे कि आपने बायोलॉजी में जो भी विषय से आपने बॉटनी से, जूलॉजी से, जिस विषय से भी आपने एमएससी कर रखा है, तो उसमें भी आपको याद होगा कि आप हमेशा एक क्लासिफिकेशन करते थे और उसकी टैक्सोनॉमी को उसके कहीं ना कहीं उसको सिस्टमैटिक तरीके से व्यवस्थित करते थे। तो जैसे कि अगर आप वर्गीकरण की बात याद करें तो उसमें कोरलस लिनियस ने एक बाइनोमियल आधार पर एक स्थापना की थी और इसमें क्या होता था कि हम लोग कोई भी पौधे की उसकी जेनेटिक्स और उसकी विशिष्ट जाति का नाम दिया जाता था, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी एक आनुवंशिकी और एक विशिष्ट, यानी कि एक जेनेटिक और एक स्पेसिफिक, दो नाम उसके होते थे। इसी तरह से शैक्षणिक लक्ष्यों के वर्गीकरण में शिकागो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ब्लूम और उनके कुछ सहयोगी, उन्होंने इस टैक्सोनॉमी को क्लासिफिकेशन दिया उन्होंने, जो कि कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम को एक आकार देती है और कहीं ना कहीं शिक्षण को एक निर्देशन देने का भी काम करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यह अब एक तरीके की मूल्यांकन जो विधियां होती हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो जो ये शिक्षण और मूल्यांकन आपस में जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनके लिए ये विशेष तरह की एक प्रकार की विधि है वर्गीकरण, जिससे हम इस कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण। तो आपको हमने अभी बताया कि ब्लूम का जो शैक्षणिक लक्ष्यों की टैक्सोनॉमी के संबंध में इनकी बात है, और ये छात्र में व्यवहारिक परिवर्तन, उसके संज्ञानात्मक, उसके भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्रों में परिवर्तन के कारण होते हैं, ऐसा मानते हैं। तो इस परिवर्तन को उन्होंने अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन को क्या किया, 3 भागों में बांटा: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड कोग्निटिव डोमेन। अब जो ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन है या कोग्निटिव डोमेन है, इसको भी कई पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया। उसमें हम पहले ब्लूम का देखें तो नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन, और भावात्मक पक्ष में आपका रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कॉन्सेप्टलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। साइकोमोटर डोमेन में इम्पल्सन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन, हैबिट फॉर्मेशन। चूँकि ये अफेक्टिव डोमेन को कॉर्थवॉल और जो ये दूसरा साइकोमोटर डोमेन है, इसको सिम्पसन ने भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने आपको बताया ना ब्लूम और उनके सहयोगियों ने, तो इसमें उन लोगों का भी एक रोल है। नेक्स्ट, अब वन बाय वन हम एक एक डोमेन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कॉग्निटिव डोमेन की। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है, कॉग्निटिव डोमेन जो है, वो बच्चे के ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित है। इसमें बच्चा क्या करता है, जो भी जैविक विज्ञान के फैक्ट्स होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, तो इसमें उन सब की वो जानकारी प्राप्त करता है। और इसको जो है, इसमें नॉलेज वाले लेवल में यहाँ से कहीं ना कहीं विशिष्ट तत्व और उनका ज्ञान होना, उनकी प्रक्रियाओं, उनकी विधियों, उनके रिसोर्सेज क्या हैं, उनके क्या कहते हैं, किस तरह उनका वर्गीकरण किया गया, अब्स्ट्रैक्ट और फंडामेंटल्स फैक्ट्स का भी परिचय दिया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ जैविक विज्ञान के विभिन्न शब्दों, तथ्यों को परिभाषित किया जाता है और उन्हें कथन के रूप में व्यक्त किया जाता है, उनका चयन किया जाता है, उनका मापन भी किया जाता है। इस प्रकार से इसके अंतर्गत छात्र जो होता है वो क्या करता है, जैविक विज्ञान के विभिन्न तकनीकी शब्दों की जानकारी, शाब्दिक अशाब्दिक चिन्हों का ज्ञान आदि भी ज्ञान का जानकारी रखता है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंशन, बोध। इसमें आपका क्या रहता है कि ट्रांसलेट करना, एक्सप्लेन करना और उसको उल्लेख करना। ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला लेवल, यानी जो आपको बताया, नॉलेज, ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कॉम्प्रहेंशन लेवल की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। और इसे सबसे
अंडरस्टैंडिंग को सबसे निम्न स्तर माना जाता है। और यहाँ पे आपकी जो भी सामग्री होती है और विचारों के प्रयोग द्वारा वह सामाजिक कम्युनिकेशन भी करता है, संप्रेषण कर लेता है। तो इसमें आपकी कौन कौन सी मेन चीज़ें आ गई? अनुवाद करना, व्याख्या करना और उल्लेख करना। ठीक है। फिर है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग। ठीक है। एप्लीकेशन में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, यानी इस लेवल तक जाते जाते उसमें सामान्यीकरण करना, जनरलाइजेशन, निदान करना, डायग्नोसिस और प्रयोग करना। एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग में उसको कहीं ना कहीं अपने जो बोध उद्देश्य हैं उसकी, यानी कि जो कम्प्रहेंशन वाली स्टेज है उसके बाद ही स्टेज आती है। जब वह बोध उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है तभी इस स्टेज की संभावना बनती है। और इसमें छात्र का जो भी परिस्थितियों में ज्ञान है, बोध के माध्यम से मानसिक रूप से जो उसकी विषय वस्तु का उपयोग कर सके, और इसके अंतर्गत वह विज्ञान की सामान्य विचार, प्रक्रिया के सिद्धांत, नियम, विधि और नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने संबंधी व्यवहारों को वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस, विश्लेषण, यानी सीखी गई विषय वस्तु को विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करना, यानी कि एनालिसिस ऑफ एलिमेंट, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप, एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल्स या थ्योरम्स। तत्वों का विश्लेषण, संबंधों का विश्लेषण और नियमों का विश्लेषण। विश्लेषण जैसे हमने आपको बताया, इसका मतलब है कि जब बच्चे ने अनुप्रयोग लेवल से नीचे, मतलब अनुप्रयोग लेवल तक जब तक उसको जानकारी हो गई, उसके बाद में वो क्या करेगा, उन जो भी चीज़ें हैं उनकी तुलना करेगा और छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करेगा। मान लो कोई पाठ पढ़ाना है तो उसे कई इकाई में, सब यूनिट्स में उसने बांटा, तो वो उनके आपस में उसने तुलना करी, या उनको एक सीरियल से लगाया, फिर आपस में जो विचार हैं उनका पारस्परिक क्या संबंध है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं और ये संप्रेषण तत्वों का विश्लेषण करता है और इन तत्वों के मध्य संबंधों और अंतःक्रिया और व्यवस्था सिद्धांतों का विश्लेषण करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंथेसिस, संश्लेषण। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि विभिन्न पदों, भागों, खंडों अथवा पहलुओं से इस प्रकार से मिश्रित कर व्यवस्थित कर दिया जाता है कि वे एक यूनिट, संरचना या समग्र बन सकें। यानी कि विभिन्न तत्वों को एक सांचे में, एक संरचना में समन्वित करके संपूर्ण का निर्माण करना या अथवा अमूर्त संबंधों की खोज करना। और जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, लास्ट पॉइंट इसका, उसमें आपके एक्सटर्नल और इंटरनल क्राइटेरियन के आधार पर निर्णय करके सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत किसी उद्देश्य में प्रयुक्त होने वाली जो भी विषय वस्तु है, जो भी कंटेंट है, विधियों के मूल्य का मात्रात्मक गुणात्मक रूप से निर्णय किया जाता है। फिर उसकी क्या उपयोगिता है ये बताया जाता है और वह किस सीमा तक उसको प्राप्त किया गया, मतलब कितना सेटिस्फैक्शन है जो भी आपने बालक को सिखाया वो किस सीमा तक उसने चीज़ों को प्राप्त किया। और यह निर्णय लेने के लिए उसका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से इवैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अफेक्टिव डोमेन, यानी कि पहले हमने आपका बताया कॉग्निटिव डोमेन, अब हम बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन की। अफेक्टिव डोमेन में यानी कि भावात्मक क्षेत्र में उसके छात्र के जो व्यवहार हैं, उसकी रुचि, उसके वैल्यूज़, उसके इमोशंस, उसकी एटीट्यूड्स, उनके बीच में क्या संबंध होता है इसको देखा जाता है। या छात्र के अंदर कोई नई रुचि आई या उसने जो भी सीखा है व्यवहार के साथ में, तो उन सब चीज़ों में क्या परिवर्तन है। तो ये सारी चीज़ें भावात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं। और क्रेथवाल और ब्लूम, इन लोगों ने इसको 6 पार्ट्स में सब डिवाइड किया। कौन कौन से हैं? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कॉन्सेप्टलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। अब इसमें हम एक एक करके सबकी बात करते हैं। तो जो आग्रहण है या रिसीविंग है वो क्या है? जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है तो छात्र उसके प्रति क्या होता है? संवेदनशील होता है। तो उसको हम आग्रहण की या रिसीविंग की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है। फिर आपका रिस्पॉन्डिंग, तो जैसे ही कोई आग्रहण के पश्चात, मतलब जब आपने कुछ रिसीव किया उसके प्रति आपने अपना कोई उद्दीपक के प्रति आप क्रियाशील हो गए, तो ये वो
खुद स्वयं ही उसमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स करने लगता है। और इस प्रकार की जो रिस्पॉन्स करने की इच्छा होती है या जो वो करता है, जैसे कि कक्षा में छात्र से प्रश्न पूछे गए तो वे कोई ना कोई रिएक्शंस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, अनुक्रिया में। फिर है आपका उन्मूलन, वैल्यूइंग। इसमें क्या है कि छात्रों के उन व्यवहारों को वर्गीकृत किया जाता है जिसके द्वारा वह किसी वस्तु या व्यवहार के गुण को श्रेष्ठ है या मूल्य के संबंध में अपना भाव प्रकट करते हैं। जैसे कि छात्र मूल्यों को स्वीकार करता है, फिर उन्हें प्राथमिकता भी देता है, प्रियोरिटी देता है, इसके बाद उन मूल्यों में अपनी आस्था प्रकट करता है। फिर है आपका अवधारणा, कॉन्सेप्टलाइजेशन। इसमें क्या है कि अगर एक से अधिक मूल्य समुचित विश्लेषण करके ज्ञात किए जाते हैं और फिर उनके बीच में आपस में क्या संबंध है, उनके आपस में मध्य कैसा क्या रिलेशन बन रहा है, क्या भिन्नताएं हैं, तो इनको कहते हैं मूल्यों का अवधारण यानी कंसेप्टलाइजेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी इस स्तर पर भी निश्चित किए गए मूल्यों पर विचार किया जाता है, फिर उनको एक व्यवस्थित रूप दिया जाता है और इसके बाद छात्र विभिन्न मूल्यों को एक यूनिटी में करके फिर उनके आंतरिक सामंजस्य को स्थापित करके एक मूल्य प्रणाली, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से व्यवस्थित करते हैं। फिर है आपका कैरेक्टराइजेशन। इस स्तर पर छात्र में एक विशेष प्रकार की मूल्य प्रणाली व्यवस्थित हो जाती है जो उसके व्यवहार को नियंत्रित और संचालित करती है और इसके माध्यम से बालक में एक विशिष्ट लाइफ स्टाइल या उसमें अभिवृत्ति, एटीट्यूड और रुचियों का जिसमें एक संगठन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव में भी आपके 6 पॉइंट्स हैं: इम्पल्सन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन, हैबिट फॉर्मेशन। अब हम 1 बाय 1 की बात करें तो जिसमें इम्पल्सन क्या है कि अब जो इसका क्रियात्मक पक्ष है वो भी आपका प्रोफेसर ब्लूम ने ही इसको साइकोमोटर क्षेत्र की संज्ञा भी दी और इसको सबसे लास्ट में रखा गया। तो अब इसमें क्या होता है कि आपकी शरीर की मांसपेशियां और जो शारीरिक गति हैं वो सक्रिय रहती हैं, कौशल एवं आदत के निर्माण में सहायक होती हैं। तो जो इम्पल्सन है उसमें क्या चीज़ें होती हैं कि क्रियात्मक पक्ष के इस स्तर में आपकी घटनाएं, वस्तु और कार्य के प्रति उत्तेजना लाई जाती है जिससे कि छात्र किसी प्रकार की क्रिया का अनुकरण कर सके और इस प्रकार से व्यवहार के लिए रुचि का होना बहुत आवश्यक है। फिर जो मैनिपुलेशन है उसमें क्या होता है कि जब इम्पल्स मिलती है, कोई उसे उत्तेजना मिलती है, तो बालक कोई ना कोई एक एक्टिविटी करता है, कोई गत्यात्मक क्रिया करता है, तो उसकी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें भी कुछ ना कुछ चेंज आते हैं। मतलब वो एक्टिविटी करते हैं तो उनमें आपस में एक प्रकार का क्रियाओं का चुनाव होता है, वो सेलेक्ट करते हैं कौन सी अब हमको इसका रिएक्शन देना है, कैसे करना है। कंट्रोल में क्या होता है, इस स्तर पर जो है छात्र अपनी उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है कि उसे कैसे करना है, उसे दोबारा करना है कि नहीं करना है, फिर उस कार्य को करके दोबारा सही करना है, ये सब चीज़ें उसके कंट्रोल में होती हैं। फिर कॉन्सेप्टलाइजेशन में क्या है, कोऑर्डिनेशन में क्या है आपका, उसमें जो भी अनेक क्रियाएं करी उसने तो उसके बाद वो एक नियंत्रण पा लेता है और जो डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ कर रहा है उसमें एक कोऑर्डिनेशन बना लेता है, एक हार्मोनी उसमें बनाए रखता है अपनी। नेचुरलाइजेशन में क्या है कि इसके अंतर्गत कम समय और शक्ति का व्यय करके कठिन कार्य संपन्न कर लेता है। मतलब कोई बड़ा टास्क है और उसने छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते हुए वो इस तरह से उन चीज़ों को कर लेता है क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ों को करते करते कहीं ना कहीं ऑटो स्विच हो जाता है और वह अचेतन रूप में भी, मतलब इनकॉन्शियस में भी एक विशेष तरीके से उन चीज़ों को करने लगता है। फिर आपके आदत निर्माण यानी कि हैबिट फॉर्मेशन, इस स्टेज तक पहुंचने तक कोई भी जटिल से जटिल कार्य भी करने का वो स्वाभाविक ढंग से उसकी आदत बन जाती है जिससे वह आगे चल करके ना प्रोग्रेस कर पाता है। ठीक है। तो यहाँ आपका ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं नीड फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों आपको ये उद्देश्य को व्यवहारगत रूप लिखने की ज़रूरत है। तो उसका ये है कि जो भी आपने विशिष्ट उद्देश्य बनाए हैं, आपने जो उद्देश्यों के वो किया हुआ है उनको उद्देश्य अगर व्यवहारिक रूप से लिखने पड़ेंगे तो उसका ये इम्पोर्टेंस है कि पहली बात तो
आप शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित तरीके से कर सकेंगे और उन्हें स्पेसिफिक रूप से प्रेजेंट कर सकेंगे। आप अपने टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में कौन सी स्ट्रेटजी आपको लानी है उसका सिलेक्शन कर सकेंगे और उद्देश्यों की सहायता से आप जो भी आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनकी विशेषताओं को निर्धारित कर सकेंगे और मेजरमेंट एंड आप उसका मूल्यांकन और मापन भी कर सकेंगे, एवल्यूशन भी कर सकेंगे। और इसमें आप जो है ऑडियो विजुअल एड्स के चयन में भी सहायता मिलती है और हायर स्टडीज़ के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। तो यानी कि इन सब चीज़ों को, उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप से लिखने के लिए ये सारी चीज़ें आपकी इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन कौन सी विधियाँ हैं इसकी। तो एक तो ये ब्लूम की अप्रोच है, एक आपकी मैगर अप्रोच है, एक ग्रूनलैंड अप्रोच है, मिलर्स अप्रोच है और एनसीईआरटी और आरसीएम अप्रोच है। तो ये आप वन बाय वन आगे चल करके ना आप पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। ओके सॉरी, एक इसमें आपका लास्ट वन ये भी है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं इनके क्या उद्देश्य हैं। तो अगर हम निम्न प्राथमिक स्तर की बात करें इनके लोअर प्राइमरी लेवल पे, तो उसमें हम बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं फिज़िकल और सोशल और बायोलॉजिकल उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं और फिर कहीं ना कहीं छात्रों में ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी हो, वो डेवलप हो। साथ ही साथ वह जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं और मतलब जो वर्णावली का ज्ञान कराया जाए और जो सिंबल्स होते हैं केमिकल एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के, उनको संकेतों को सीखने में सहायता मिलती है। और फिर कहीं ना कहीं उनको जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोसेस हैं, उनकी समझ का विकास होता है। ठीक है, अगर अपर प्राइमरी स्टेज की बात करें तो वहाँ तक आते आते वो एक तरह से सामान्य विज्ञान के स्थान पर बच्चों को विज्ञान के विभिन्न विषयों, अलग अलग विषयों में या अनुशासित जो उपागम है, डिसिप्लिनरी अप्रोच है, उसके द्वारा बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं और छात्रों में जो है चार्ट और वो जो ग्राफ पेपर है और वो जो अपना स्टैटिक्स की जो बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो उसमें उनका कुशलता विकसित होती है, उनको अपने जो सब्जेक्ट है उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो वैज्ञानिक तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों की भी जानकारी प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ये सेकेंडरी स्टेज पे है यानी माध्यमिक स्तर पर है तो वो क्या इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर माध्यमिक स्तर तक आकर देखो तो उसमें बच्चों को जितनी एप्लीकेशंस, जो कंट्रीब्यूशन हैं, उनकी योग्यता, साथ में बच्चों में क्या अन्वेषण करने की क्षमता, उनका कंस्ट्रक्शन, उनकी क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन, ये सारी उनकी पावर विकसित होती है। ठीक है, और उनमें कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट वाली कुशलता भी विकसित होती है। और अगर हायर स्टेज की बात करें तो जो हायर सेकेंडरी स्टेज है उसमें क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ पर विज्ञान की शिक्षा एकदम कंपलसरी न होकर ऑप्शनल रूप में हो जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन करते हैं। वो एक किसी विषय पर या किसी एक विशेष व्यवसाय पर उनका एक पाठ्यक्रम अध्ययन के लिए तैयार करते हैं और वो नई नई जो वैज्ञानिक धारणाएं हैं उनसे अवगत होते हैं और जितनी भी नवीनतम खोजें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं और कुछ और अपना खुद भी कर सकें ऐसा अवसर भी प्रदान करते हैं। या जर्नल्स हैं, कुछ रेफरेंस लिस्ट हैं, उनका अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए जो ये उद्देश्य बनाए गए हैं ये हमारे चारों ही स्टेजेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके।